आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। पर वेव में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव्स। उन ईएम वेव्स की खासियत क्या होती है? ईएम वेव्स जो है ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि देखो आपकी सूरज की रोशनी आ रही है। तो जब सूरज की रोशनी आ रही है तो ऊपर से आ रही है, तो सूरज के बाद तो स्पेस है, वहां तो वैक्यूम है। वैक्यूम से गुजरते हुए हमारे पास पहुंच रही है। तो इसी तरह ईएम वेव्स जो हैं वो उसको भी किसी पार्ट यानी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और वो भी विदाउट द मीडियम ट्रेवल कर सकती हैं। अब ईएम वेव्स में कौन कौन सी वेव्स आती हैं, उस वेव्स को हम यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे पहले आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द ईएम है। ईएम के अंदर एक छोटा सा पार्ट लेता है। तो पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट और उसके बाद जाएंगे स्पेक्ट्रम के ऊपर। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इनटू इट्स 7 कंपोनेंट ऑफ कलर। ये कोड लिखा हुआ है ROY, रॉ, GBIV। ये कोड है आपका, आपके कलर का, मीन इसी सीक्वेंस से कलर बनेंगे। ROY, रॉ। रॉ का मतलब है रेड, ऑरेंज, येलो। GB का मतलब है ग्रीन, ब्लू। I का मतलब है इंडिगो, V का मतलब है वॉलेट। तो ये इसी सीक्वेंस से बनते हैं, इसलिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है रॉ GBIV। इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। याद रखना बच्चा, जब भी एक व्हाइट लाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द येलो लाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेड लाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनी अदर कलर ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जब भी डिस्पर्ज होगी, मीन व्हाइट लाइट जो बेसिकली होती है वो कंसिस्ट होती है 7 कलर्स के ऊपर। यानी व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स मौजूद होते हैं, और उन 7 कलर्स में आपकी व्हाइट लाइट को स्प्रेड करना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और नॉर्मली हम ये स्पेक्ट्रम जो है ये हम नॉर्मली प्रिज्म से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है प्रिज्म हो, आप किसी भी चीज से कर सकते हैं। समटाइम ये आपको वाटर के अंदर भी नजर आ सकता है। ग्लास ऑफ वाटर आप डालो, व्हाइट लाइट को उसके ऊपर डालो, आपको कलर उसमें नजर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि उसका जो एंगल है, एंगल जैसे हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, उसका एंगल जो हो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा हो जाए, मीन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास जब हम बात करते हैं आपके बारिश जब हो जाती है, बारिश के बाद भी रेनबो बनती है, तो वो भी आपके जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही है बेसिकली। आपने अगर गौर किया हो तो रेनबो कभी भी मिड ऑफ द डे नहीं बनती। वो जब भी बनेगी या तो मॉर्निंग के टाइम बनती है या इवनिंग के टाइम बनती है। वजह, क्योंकि उस टाइम, दोनों टाइम में, मॉर्निंग में देख लो या इवनिंग में देख लो, दोनों टाइम में जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है ना, वो बाय एंगल आती है। और मिड ऑफ डे में बिल्कुल सूरज सर पे होता है, तो वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, डायरेक्ट पैरेलल होते, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर वेव्स जो होती हैं यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती हैं, तो वो नॉर्मल तो हो सकता है लेकिन वो उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आती। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। क्लियर हो गई बात? अब क्या होता है, अब हमारे पास जब हम बात करते हैं आपके स्पेक्ट्रम की, सॉरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, तो वो आप नॉर्मली जो है वो किसी भी यानी ऐसी चीज से कर सकते हो। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए, तो वो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो जब ये डायरेक्शन चेंज होती है तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, क्योंकि वो 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हर एक कलर और हर एक रे के जो कंपोनेंट होते हैं उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, तो इसीलिए वो सारी की सारी कलर्स अलग अलग नजर आ जाती है। अब जैसे देखो, आपके पास व्हाइट लाइट आपकी किसी चीज के ऊपर पड़ रही है, आपको एक रेड शर्ट नजर आ रही है, रेड। उस रेड शर्ट नजर आने का मकसद ये है कि जब व्हाइट लाइट उस शर्ट के ऊपर पड़ रही है, तो उस व्हाइट लाइट में से बाकी 6 कंपोनेंट जो हैं वो इब्सॉर्ब कर रही है, मीन वो उसको वो पी रही है। और जो कलर बच जाता है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पे आ जाता है।
तो क्योंकि वो रेड नजर आ रहा है इसलिए उसमें रेड कलर आपकी आंखों पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड कलर जो है वो उसमें इब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी आईज पे पड़ रहा है, तो उस टाइम आपको वो रेड नजर आ रहा है। अगर कोई चीज येलो नजर आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास व्हाइट लाइट आके उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो उसमें येलो कलर जो है वो इब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो आपको येलो कलर नजर आ रहा है। बाकी सारे उसमें क्या हो रहे हैं, इब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो फिर आपको नजर नहीं आ रहे। क्लियर हो गई बात? जी सर। of spectrum are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। जैसे ये आपके पास है, रेड कलर सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो सबसे कम डिस्पर्ज होता है, सबसे कम मुड़ता है। यानी रेड कलर जो है उसका मुड़ना सबसे कम होता है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। और वॉलेट कलर सबसे नीचे इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, वो सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, उसलिए वो सबसे नीचे आता है। तो देखो ब्लू सर, कलर जो रेड होता है वो कम होता है तो इसलिए होता है, वो और सब वायलेट ज्यादा होता है इसलिए। इसलिए वो सबसे नीचे है, जी बिल्कुल। तो देखो व्हाइट लाइट जब इंटर हुई, यहां पर गौर से देखो, तो व्हाइट लाइट जब इंटर हुई है ना बेटा, तो इंटर होने के साथ ही उसके जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं, जैसे ही प्रिज्म के अंदर वो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एयर से ग्लास के अंदर गई, तो जब ग्लास के अंदर गई तो ग्लास में उसने एंगल चेंज कर लिया, तो वो क्या हो गई, डिस्पर्ज हो गई। तो वो हर एक एंगल जो है, हर एक रे जो है वो अलग अलग हो गई। तो वो 7 कलर आपके प्रिज्म के अंदर ही नजर आने शुरू हो गए। फिर जैसे वो प्रिज्म से आउट हुई तो वो और डिस्पर्ज हो गई, तो वो रेज जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो रेड कलर जो है वो सबसे कम डिस्पर्ज होता है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। मीन उसका एंगल जो होता है वो कम मुड़ती है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। और इन वॉलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा मुड़ती है, इसीलिए वो सबसे नीचे है। इस तरह रेड से जी नीचे सर। आता है, रेड से ज्यादा ऑरेंज मुड़ती है, ऑरेंज से ज्यादा जो है येलो मुड़ता है, येलो से ज्यादा ग्रीन मुड़ती है, ग्रीन से ज्यादा ब्लू, ब्लू से ज्यादा इंडिगो और इंडिगो से ज्यादा वॉलेट। अक्सर आपके पास रेड और ब्लू की कहानी आती है कि रेड ऊपर है या ब्लू ऊपर है, बस इतनी कहानी ज्यादातर आती है। तो रेड कलर हमेशा के लिए ऊपर रहता है, ब्लू नीचे रहता है आपके पास। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब जी जो सर। हमारे पास उसको हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे देखो नीचे वाली डायग्राम में स्क्रीन पे शो किया गया, तो स्क्रीन पे भी आप इसको देख सकते हो, उसमें भी आपके पास रेड ही सबसे ऊपर आता है। अच्छा, रेड ही सबसे कम उड़ता है, तो इसीलिए ज्यादातर देखो आपकी जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, या एरोप्लेन को देख लो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख लो, उसके ऊपर रेड कलर ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर मोड़ता बहुत कम है, तो इसीलिए वो ट्रेवल ज्यादा करता है। ठीक है ना, कलर्स में रेड कलर ज्यादा ट्रेवल करता है, ज्यादा दूर से नजर आ सकता है, तो इसीलिए रेड कलर को ही डेंजरस जगहों पे लगाया जाता है ताकि इंडिकेशन दी जाए। So, what's happened when a prism to produce a spectrum? As the white light enter the prism, it slow down. Slow down क्यों होगी? क्योंकि एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, मीन एयर जो है वो रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम का मतलब वो जहां पार्टिकल कम है बनिस्बत ग्लास के, और प्रिज्म जो है वो ग्लास है तो उसमें पार्टिकल ज्यादा है। तो जब वो लो डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम में इंटर हो रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इट स्लो डाउन। वी से दैट इट इज रिफ्रैक्टेड, वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, एंड डायरेक्शन चेंज एज शोइन बिलो, जैसे कि डायग्राम्स में शो किया गया आपके पास पीछे। अच्छा, अब उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि डिस्पर्जन अकॉर्स बिकॉज ईच कलर इज रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट अमाउंट। वॉलेट कलर स्लो डाउन द मोस्ट, यानी वॉलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा मुड़ रहा है। तो मुड़ने की वजह से ही वो स्लो डाउन ज्यादा हो रहा है, तो वॉलेट कलर सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो, तो इसलिए वो सबसे, उसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे शॉर्टर हो गई, बट फ्रीक्वेंसी वॉलेट कलर की सबसे ज्यादा है। अब व्हाट इज वेव लेंथ और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आप वेव्स के टॉपिक में पढ़ चुके हो। यानी वेव लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ वन वेव, इट्स कॉल्ड वेव लेंथ। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है,
मीन रेड से लेकर आप वॉलिड की तरफ जाओ तो वॉलिड की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, लेकिन स्पीड सबसे कम है और वेवलेंथ भी सबसे कम है। यानी दो चीजें हैं, वेवलेंथ और स्पीड सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। रेड पे आ जाओ तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। मीन रेड से अगर वॉलिड की तरफ आ रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर वॉलिड से रेड की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप जी। है रेड लाइट इज लीस्ट इफेक्टेड, वो सबसे कम इफेक्ट होगी, एंड हैज लॉन्गर वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, एंड द लोअर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी आपके पास। लेजर लाइट इज नॉट डिस्पर्ज बाय अ प्रिज्म, लेजर लाइट क्योंकि एक सिंगल कलर में होती है तो सिंगल कलर डिस्पर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। कि भाई वो मोनोक्रोमेटिक है, क्यों, क्योंकि वो सिंगल कलर होती है। तो सिंगल कलर जब हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं मोनो कलर। तो लेजर की लाइट जो होती है वो सिंगल कलर के ऊपर होती है, तो सिंगल कलर कभी डिस्पर्ज नहीं हो सकता। मीन रेड कलर को आप ड्रॉप करो तो रेड रेड ही रहेगा, वो किसी और कलर्स में नहीं जाएगा। येलो को आप ड्रॉप करो तो येलो येलो ही रहेगा, वो किसी और कलर में नहीं ड्रॉप होगा। हाँ, अगर व्हाइट को दोगे तो व्हाइट 7 कलर्स में डिस्पर्ज होगा, क्योंकि वो 7 कलर से कंसिस्ट होके बना है। अच्छा, ये जो 7 कलर्स हैं इनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। इसी से मिल के बाकी जितने कलर्स हैं ना वो इन्हीं से मिल के बने हैं। यानी जरूरी नहीं है कि कोई चीज येलो नजर आए ना, वो ग्रीनिश तो नजर आ सकती है, वो आपके पास जो है पर्पल नजर आ सकती है, पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन होती है। यानी वो दो या दो से ज्यादा कलर मिल के एक कलर बनाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट आपको पर्पल इसलिए नजर आ रहा होता है कि उसमें दो या दो से ज्यादा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो आपकी आंख में पड़ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो आपको पर्पल नजर आ रहा है, क्योंकि जो दो कलर उसमें रह रहे हैं उनकी कॉम्बिनेशन से पर्पल बनता है। ठीक है, तो बाकी जितने कलर्स हैं वो क्या होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो लेजर लाइट इज नॉट डिस्पर्स बाय द प्रिज्म, इट इज रिफ्लेक्टेड सो दैट इट्स चेंज द डायरेक्शन ओनली, क्योंकि वो डायरेक्शन को चेंज करेंगे और उसमें कलर चेंज नहीं है अगर डिस्पर्ज नहीं होगा। बट इट इज नॉट स्प्लिट अप इनटू अ स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम में स्प्लिट अप नहीं होगी क्योंकि वो है ही सिंगल कलर। दिस इज बिकॉज इट इज लाइट ऑफ अ सिंगल कलर एंड इज डिस्क्राइब्ड मोनोक्रोमेटिक, उसको हम मोनोक्रोमेटिक का नाम देते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। जी सर। अब क्या कह रहे हैं, रेनबो इज नेचुरली अ कोर्स स्पेक्ट्रम, रेनबो जो है वो नेचुरल है हमारे पास, उसको हम देख सकते हैं। व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन इज डिस्पर्ज एज इट्स एंटर एंड लीव ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन एयर, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बैक टू द व्यूअर by total internal reflection, which is why you must have the sun behind you to observe a rainbow। यानी रेम्बो जो होगा वो तभी बनेगा जब सन आपके बिहाइंड हो, मीन आपके पीछे हो, आपके सर के ऊपर ना हो। सर के ऊपर होगा तो आप कभी नहीं देख सकते क्योंकि उस टाइम रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही होगी आपके पास। ठीक है, तो देखो सनलाइट जब आती है, सनलाइट आती है, सनलाइट आने के बाद ड्रॉपलेट होती है। मीन किसमें, इसमें इसमें हमने दो ही कलर दिखाए हैं आपके पास, दो ही कलर मैंने शो कराए हैं, लेकिन दो कलर शो कराने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको इतना आइडिया हो जाए क्या क्या हो रहा है। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दो ही कलर बनेंगे, यहाँ 7 के 7 कलर ही बनेंगे। जैसे ही वो यहाँ से एंटर हुआ, एंटर होने के बाद यहाँ पर वो 7 कलर में डिस्पर्ज हो गया, फिर वो 7 कलर आके इधर से हिट हुए, इधर से हिट होने के बाद वो यहाँ पर चले गए, तो दूसरी साइड से निकल गए। तो ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये पूरा एंगल जो है वो बेसिकली इस डायग्राम में देखो तो ऐसे रेम्बो शो हो रहा होता है। उसमें भी देखो रेड सबसे ऊपर है और वॉलेट सबसे नीचे आता है, तो सिर्फ रेड और ब्लू लाइन शो की गई है, लेकिन बेसिकली आपके पास पूरी की पूरी 7 की 7 कलर्स बनेंगे। बट यहाँ रेड और ब्लू सिर्फ शो किया गया कि आपके पास आपको पता चल जाए कि डिस्पर्ज हो रहा है, डेट्स ऑल। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है, यहां तक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो है मेरे पास वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो रहा है। अभी तक डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स चल रहा था, अभी जो हमारा चल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चलेगा। यानी मैंने आपसे कहा ईएम वेव्स के ऊपर चलेगा। अब ये जो आपके पास लाइट है ना, विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट बना, बेसिकली ये भी हमारे सर, पास। जी बेटा। हमारा तो साउंड भी स्टार्ट कर दिया है।
अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास अब ईएम वेव्स आएंगी। द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज शो बिलो। अब आपके पास जो ईएम वेव्स है ना, वो पूरी की पूरी ये 7 वेव्स जो है ये ईएम वेव्स होती हैं आपके पास, ठीक है। ये जहां मैंने विजिबल लाइट लिखा हुआ है ना, ये वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। यहाँ बीच में कलर नजर आ रहे हैं, बाकी सारा व्हाइट है और बीच में कलर है। वो जो कलर नजर आ रहे हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पेक्ट्रम है जो अभी हमने किया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये भी अ पार्ट ऑफ द ईएम वेव्स है, क्योंकि ईएम वेव्स आपके पास जो होती हैं वो जो लाइट है वो भी ईएम वेव्स में आती है आपके पास। तो देखो इसका डिस्पर्जन हम कैसे करते हैं। फुल रेंज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट कुछ इस तरह है। रेडियो वेव सबसे पहले आती है, उसके बाद माइक्रोवेव आती है, उसके बाद इंफ्रारेड आती है, उसके बाद विजिबल लाइट आती है, उसके बाद अल्ट्रा वोलेट आती है, उसके बाद एक्सरेज आते हैं और उसके बाद गामा रेज आते हैं। ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, इस सीक्वेंस को कभी भूलना नहीं है। यानी रेडियो वेव, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावोलेट, उसके बाद एक्सरेज, उसके बाद गामा रेज। आप रेडियो वेव से जब स्टार्ट करोगे गामा रेज की तरफ आओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी। यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसी तरह रेडियो के बाद माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर अल्ट्रावोलेट की ज्यादा है, फिर एक्सरेज की और एंड में आ जाएगा गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, लेकिन इन तमाम रेज में, इन तमाम वेव्स में एक चीज कॉमन है, वो रेडियो वेव हो, वो गामा हो, वो आपके पास एक्सरे हो, वो माइक्रोवेव हो, वो अल्ट्रावोलेट हो, वो विजिबल लाइट हो या अल्ट्रावोलेट हो, ये सारी की सारी रेज के अंदर एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है स्पीड। इन तमाम की स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मीन स्पीड ऑफ लाइट है। ये तमाम की तमाम जो रेज हैं ये ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, मीन इनकी स्पीड कांस्टेंट है। ये इन तमाम रेज के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावोलेट हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इन तमाम की जो आपके पास स्पीड है वो कांस्टेंट है। एक चीज ये कांस्टेंट आ गई, स्पीड कांस्टेंट आ गई। दूसरी चीज, इन तमाम रेस को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी ये जो चलती है ना, तो ये विदाउट द मीडियम ट्रेवल कर सकती है। तो दो चीजें कांस्टेंट होगी, एक हो गई स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करते हैं, मीन इन तमाम की स्पीड सेम है। और दूसरी चीज हो गई कि इनके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जी तमाम की तमाम जो है वो मीडियम, विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो इनमें कॉमन है वो ये है, ये सारी की सारी ट्रांसफर वेव्स हैं। ट्रांसफर वेव्स है ये, ठीक हो गया। ट्रांसफर वेव्स की ये काइंड्स हैं। तो ये तीन चीजें इसमें कॉमन होती हैं, बाकी हर चीज। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफर्स वे पे है? अगर आपके पास इन 7 में से कोई एक नाम भी आ जाता है तो वो ट्रांसफर वेव्स ही है, ठीक हो गया। इनमें कोई और वेव्स मौजूद ही नहीं है, ये काइंड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा ये तीन चीजें इसमें बिल्कुल कॉमन है। इनकी स्पीड भी नहीं प्रोवाइड होती। आपसे कहते हैं ईएम वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर उसने ईएम वेव दी हुई है ना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसकी स्पीड जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर उसने कह दिया ईएम वेव है तो ये समझ जाना चाहिए आपको कि वो ट्रांसफर वेव्स है। अगर उसने ईएम वेव्स कह दिया तो ये आपको डायरेक्टली समझ आए इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये ईएम वेव्स के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज उसकी कांस्टेंट है। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। नंबर 2, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 3, आपके पास ये ट्रांसफर वेव्स हैं।
क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो हो गया जी। कॉमन। अब इसमें डिफरेंस क्या होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका वेव लेंथ, ये डिफरेंस होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के ऊपर ही इनको कैटेगराइज किया जाता है। यानी जो रेडियो वेव्स है, इसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम। गामा रेस की वेव लेंथ सबसे कम होती है बट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। यानी अगर गामा से आप रेडियो वेव्स की तरफ आओ तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी बट वेव लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, वेव लेंथ कम होता जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां मैंने एज ए एग्जांपल आपकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। रेडियो वेव के ऊपर देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 10⁻⁶। फिर माइक्रोवेव में एक पोर्शन में मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 10⁻⁹। वैसे उसकी ज्यादा भी होती है, 10⁻10 तक होती है। ठीक है, 10⁻10 भी होती है, 10⁻11 भी उसमें होती है, लेकिन हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। इंफ्रारेड में देख लो तो 10⁻12। अब विजिबल लाइट जो है वो भी 10⁻, तकरीबन 13-14 के बीच चल रही होती है। फिर उसके बाद है अल्ट्रावोलेट। अल्ट्रावोलेट जो है वो 10⁻15 और वो चल रही होती है तकरीबन 16 भी इसमें अल्ट्रावोलेट में ही आती है। फिर एक्सरेज जो है उसमें 17 भी आता है और 18 भी आता है, 19 भी आता है। और गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20, 21, 22 इससे के करीब होती है हमारे पास। फिर नीचे मैंने उसके आपके पास जो है वो वेवलेंथ शो किया हुआ है कि गामा रेस का वेवलेंथ जो है 10⁻⁻12 मीटर्स में मैंने शो किया। ठीक है, एक्सरेज का 10⁻⁹। इसी तरह फिर आगे पीछे जाते रहो। इंफ्रारेड का आपके पास 10⁻⁶ है, 10⁻³ के करीब आता है माइक्रोवेव। उसके बाद 1 मीटर आता है, उसके बाद 10⁻³ मीटर के करीब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ आता है। यानी रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये सामने जो टेबल नजर आ रहे हैं ना बेटा, इस टेबल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये ईएम स्पेक्ट्रम है और इसको आपने याद रखना है। इसके अंदर बहुत से ऑपोजिट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टेबल दिया होता है, टेबल में कोई एक चीज मिसिंग देती है, आपको कहते हैं जी इसमें बताओ कौन सी चीज यहां पर आएगी। जैसे इंफ्रारेड मिस कर दिया, आपसे कहते हैं बताओ जी इसमें क्या आना चाहिए, तो यहाँ इंफ्रारेड आना चाहिए। तो उस टाइम आपने देखना होता है कि आपका टेबल, जरूरी नहीं है टेबल इस सीक्वेंस से दिया हो, टेबल जो है वो गामा सीक्वेंस से दे दिया जाता है। पहले गामा रेज दी जाती है, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावोलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। समटाइम बीच में एक दो मिसिंग भी कर देते हैं, गामा रेज दे देते हैं, उसके बाद अल्ट्रावोलेट दे देते हैं, उसके बाद माइक्रोवेव दे देते हैं, उसके बाद रेडियो वेव दे देते हैं। आपसे उसमें सीक्वेंस मांग रहे होते हैं। तो ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को आपने याद रखना है कि ये सीक्वेंस क्या है इसका। यहां तक क्लियर हो गया? अब जी प्रॉपर्टीज हैं। सर। तो प्रॉपर्टीज में मैंने आपसे कहा ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी आर ट्रांसफर वेव्स हैं। दे ऑल ट्रेवल एट द सेम स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दे ऑल कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ये इसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, ये कांस्टेंट रहनी है, इसमें चेंजिंग किसी टाइप की नहीं आनी। आपको अगर ईएम वेव्स दी हुई है और आपको वो उसमें स्पीड नहीं दी हुई, तो स्पीड आपको पता होनी चाहिए कि उसकी स्पीड जो है वो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर हो गया यहां तक? जी। अब यूजेस है, जैसे आपके पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, इन सब के अपने अपने यूजेस हैं। तो इन यूजेस में सबसे पहले रेडियो वेव्स का यूज आता है। तो रेडियो वेव्स जो है ना बेटा, ये यूज होती है, नाम से ही जाहिर है, रेडियो मीन कम्युनिकेशंस के लिए। जैसे हमारे पास टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, हमारे पास रेडियो फोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, हमारे पास जी केबल के सिग्नल आ रहे होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये रेडियो वेव्स ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो रेडियो वेव्स बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक होती है विदाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एग्जांपल दे सकते हो मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से आप जी एक मुल्क से दूसरे मुल्क बात कर रहे, तो वो तो क्या होते हैं, वो तो जी उसमें तो कोई वायर नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगी, आपके पास सिग्नल पास होंगे। एक होता है बाय टेलीफोन, जैसे आप पीटीसीएल लगा लेते हो घर में, आप अपने घर से जी किसी और दोस्त के घर पे पीटीसीएल पे कॉल करते हो, तो वो तो वायर है।
तो उसके अंदर रेडियो वेव्स हैं, यानी क्योंकि वायर है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रेडियो वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पास कर रहा है। तो रेडियो वेव्स आर द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हायर वेवलेंथ इन द electromagnetic spectrum and all are used mainly for the radio and television communications। जितनी भी रेडियो और टेलीविजन की कम्युनिकेशंस है उसके लिए हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी पूरी की पूरी रेडियो वेव्स हम उसके लिए यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, मीन रेडियो या टेलीविजन कम्युनिकेशंस के लिए। फिर आता है माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव के दो बेसिक यूजेस हैं। एक तो हो गया आपके घर में कुकिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसका ज्यादातर पर्पस कुकिंग होता है, तो कुकिंग पर्पस के लिए माइक्रोवेव को यूज किया जाता है। फिर माइक्रोवेव्स का एक और पर्पस भी होता है कि उसको भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए। मतलब ये हो गया, जब जहां हम सैटेलाइट को यूज करेंगे वहां हम माइक्रोवेव्स को यूज करेंगे। Microwave or used to satellite television and telephone. Beam of microwave sent between the dish areas carry television and telephone signal to and from satellite and cross the country। हम जैसे डिश एंटीना लगाते हैं, डिश लगाते हैं, तो डिश में आपके पास सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सैटेलाइट से आते हैं। तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो उस टाइम वो माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। माइक्रोवेव ऑल्सो यूज इन द माइक्रोवेव ओवन टू कुक टाइप ऑफ फूड। तो दोनों का, एक कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, दूसरा किसके लिए यूज होता है? खाने पीने के लिए भी यूज होता है, मीन कुकिंग पर्पस के लिए भी हम कम्युनिकेशन उसको माइक्रोवेव को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है बेटा, ये आपके पास डेंजरस भी होती हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूज होती हैं आपके पास रिमोट कंट्रोल्स। ठीक हो गया? जो आपके पास अलार्म सिस्टम्स हैं वहां पर यूज होती हैं। ठीक है, जहां आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल है, एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, आपके पास जी बैटरी के रिमोट्स, यानी जितने भी रिमोट्स हैं उन सब में इंफ्रारेड यूज होता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टेलीविजन कंट्रोलर एंड इंस्ट्रक्टर अलार्म, रिमोट कंट्रोल फॉर टीवी और वीडियो रिकॉर्डर, work by the transmission infrared pulse apart from the remote control। One of the most common modern use for IR कहते हैं infrared radiations को। ठीक है, IR का मतलब होता है infrared radiations is in the field of security। ये अगर आपने देखो, जैसे देखो आप सिक्योरिटी एक किसी जगह पे जाते हो, एकदम सायरन बजना शुरू हो जाता है, वो क्या होती है? वहां इंफ्रारेड्स होती हैं। तो जैसे ही वो सेंसर हिट करता है उसको, एकदम से वो बजना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं आपके पास IR, यानी PIR उसको कहते हैं, पैसिव इंफ्रारेड उसको कहा जाता है। और वो क्या करती है? वो डिटेक्ट करती हैं। तो आजकल जो इंफ्रारेड का यूज हो रहा है वो ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो रहा है। तो IR अगर कहीं वर्ड लिखा आ जाए तो IR का मतलब होता है इंफ्रारेड। ठीक है ना? इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड भी आप उसको सिर्फ कह सकते हो। तो पैसिव इंफ्रारेड PIR डिटेक्ट आर यूज इन रेगुलर, आपके पास क्या अलार्म सिस्टम है आपके पास, एंड टू कंट्रोल द सिक्योरिटी लाइटनिंग that many people have fitted outside their house। These detect the infrared emit warm bodies of anyone who approach। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो इन चीजों में यूज होती हैं। रिमोट कंट्रोल हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, अलार्म सिस्टम हो गए, इसमें हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छी बात। उसके बाद हमारे पास आता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डिस्पर्जन किए थे। तो विजिबल लाइट जो है, लाइट इज यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर इन मेडिकल यूजेस एंड आपके पास क्या है? सेंडिंग टेलीफोन सिग्नल्स हैं। इन एंडोस्कोप लाइट इज सेंड थ्रू बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टू लुक इनसाइड द बॉडीज। यानी किसी चीज को देखने के लिए, इनसाइड ऑफ द बॉडीज देखने के लिए हम विजिबल लाइट को यूज करेंगे।
आप बॉडी का अंदर, हमें कान के अंदर हमें नहीं पता क्या चीज है, उसके अंदर हम पल्स फेंकेंगे। पेट के अंदर हमें नहीं पता कि क्या है, हम बाय द ऑप्टिकल फाइबर उसके अंदर जो है वो लाइट फेंकेंगे, तो हमें अंदर से इमेज मिलेगी। तो ऑल्सो इन द ऑप्टिकल फाइबर पल्स ऑफ लेजर लाइट इज यूज कैरी टेलीफोन कॉल्स। तो ये हमारे पास विजिबल लाइट का यूज है, कि हम विजिबल लाइट को कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है ये बेसिकली यूज की जाती हैं आजकल, जो यूज की जाती हैं वो आपके विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती हैं, और फूड को सैनिटाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो है इज यूज इन सन बाथ, फॉर्नेसेंस ट्यूब एंड फॉर सैनिटाइजेशन। जब आपके कोई औजार वगैरह खराब हो जाते हैं, जैसे आजकल जो है वो बार्बर्स जो हैं या ब्यूटी पार्लर्स जो वाले हैं, वो अपने जितने भी वो इक्विपमेंट्स हैं उनको जी आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक उनके पास माइक्रोवेव होता है उसमें रखते हैं, तो उसके थ्रू उसको किल करते हैं बैक्टीरियाज को। तो आपके पास क्या है, अल्ट्रावायलेट फ्रॉम द सन इज यूज बाय आवर बॉडी इन यूज विटामिन डी एंड ऑल्सो गिव अस द सन टेक। यूवी, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, जैसे आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, इस तरह यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। रेस किल द microbes and are used to sanitize food so that it will be fresh for longer। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरेज। एक्सरेज यूज इन द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल इमेजिंग एंड किलिंग कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स की किलिंग। सर वो जो वो लेजर लाइट होती है, वो उसकी भी तो सिर्फ, क्या चीज लेजर लाइट? वो भी तो लेजर लाइट होती है जो निकलती